हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये शॉर्ट प्रैक्टिस सेट होगा और जिसमें से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। पहला सवाल दे रखा है कि त्वय के संबंध कारकीय रूप हव है। तो त्वय का संबंध कारकीय रूप, यहाँ पे कई बार ऐसे सवाल जो वो पूछे जाते हैं और ये जितने भी सवाल हम आपको बता रहे हैं ये हाल के कुछ एग्जामिनेशन में ये हुए एग्जामिनेशन में सवालों से संबंधित ये सारा सेट होने वाला है। तो जो भी पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपका क्या कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो रिपीट किए जाते हैं वहां से आपके सवाल जो वो बन जाए। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तोर इसका जो वो संबंध कारक की रूप हो जाएगा। बाकी के डिटेल क्लासेस आपने कारक में पढ़ा होगा। अगला सवाल है कि खोठे एक वचन ले बहुवचन बने हैं। अब देखिए यहाँ पे खोठा में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए या तो प्रत्यय जोड़ करके बनाया जाता है या तो फिर शब्द को जोड़ करके भी बनाया जाता है, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था और थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि कई लोग उसमें से प्रत्यय जोड़ करके आंसर करके आए थे, लेकिन जेएसएससी ने इसका आंसर जो माना था वो दोनों माना था। यानी खोठा में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय जोड़ करके और शब्द जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे कि कई बार ऐसे होते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, है ना, जैसे कि छगरी। तो छगरी में क्या है कि अगर अइन प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा छगरियन। लेकिन कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें से प्रत्यय ना जुड़ करके कुछ ऐसे शब्द को जोड़ करके वो बहुवचन बन जाता है ना। तो जैसे कि कई बार होता है ना कि जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि छगरी मन, कई बार मन प्रत्यय, टीन प्रत्यय, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो कि जोड़ करके उसको एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि प्रत्यय के साथ साथ में कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ करके भी खोठा में एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। और इसका आंसर जेएसएससी ने भी जो आंसर माना था वो डी माना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि बसंत के लड़के केकर केकर स्वर फरक फरक है। तो बसंत के लड़के केकर केकर स्वर फरक फरक है, तो रीति कालेक, गमय स्वर और आप्त स्वर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ई सभे के। अगला सवाल है कि से सर्वनाम के बहुवचन हवे। से सर्वनाम के बहुवचन की हते। तब देखिए, से सर्वनाम का अगर बहुवचन बनाना के चाहेंगे तो यहाँ पे सेखिन, से गुला, से टीन, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यहाँ पे खीन, गुला, टीन ये सभी जोड़ करके जो वो बहुवचन बनाया गया है। तो कई बार ऐसे होते हैं कि सर्वनाम से भी बहुवचन पूछ लिया जाता है, कुछ संज्ञावाची शब्दों से बहुवचन बना करके पूछ लिया जाता है। कई बार ऐसे जो वो शब्द आपसे सवाल में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम से सवाल जो पूछे जाते हैं, बहुत ऐसे सवाल हैं जो कि रिपीट किया जाता है एग्जामिनेशन में। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि धरती बहुत किस्म प्राणी पावल जा है। ई वाक्य धरती में कौन कारक प्रयोग भेल है। तो यानी धरती शब्द में जो वो किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा धरतीय। धरतीय मतलब धरती में, है ना। धरती में बहुत किस्म के मतलब बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं, है ना, बहुत तरह के प्राणी जो वो पाए जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे धरती में या पर, और जब भी में या पर का बात आए तो वहां पे हम लोग बात करते हैं अधिकरण कारक की। जैसे कि गाछे सूगा बैसल है, मतलब पेड़ में तोता बैठी हुई है या बैठा हुआ है, तो वहां पे क्या है, में या पर लगा हुआ तो होता है, तो वो अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण कारक हम लोगों ने बात किया था कि जब किसी भी क्रिया के होने का आधार का पता चले तो वो वहां से क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। जबकि अगर कहीं बात करें कि करण कारक जो होता है वो क्रिया का, है ना, करने के लिए जो साधन होता है या उपकरण के रूप में काम करता है, साधन या उपकरण के बारे में बतलाता है, तो वो क्या होता है, करण कारक के अंतर्गत आता है। संबंध कारक तो आप जानते होंगे, कर्ता कारक यानी जो कर्ता कारक, कर्म कारक, है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा, सब कुछ आपको डिटेल में पता होगा ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। खरगदत्ती कौन समास के पटतैर लागे। अब देखिए, जब भी उपमान उपमेय या कह सकते हैं कि विशेषण विशेष के इस प्रकार के सवाल पूछे जाए, खरगदत्ती, कुकुरमुहा, घोड़मुहा, है ना, बोकटेंगा, इस प्रकार के जो भी सवाल पूछे जाते हैं, कई बार यहाँ से सवाल जो वो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। और खास करके एक हम टॉपिक दिए हुए हैं जहाँ पे समास के कुछ समासों के अलग अलग नाम से हम सवाल दिए हुए हैं
कि तत्पुरुष समास को खोठा में और किस नाम से जाना जाता है, द्विगु समास को क्या कहा जाता है। जैसे कि द्विगु समास को आगे संख्या समास कहा जाता है, यानी आगे में संख्यात्मक रूप में कुछ आपको दिखेगा, है ना, तो आगे संख्या कहा गया है। पेछवाड़ी समास, तो बहुत ऐसे समास होते हैं, एक पुछिया समास, अड़गाही समास, अड़सड़िया समास, पूछ देगा कि अड़सड़िया समास कौन समास की कहल जाए, अड़गाही समास ककरा कहल जाए। तो कई बार ऐसे होते हैं कि सवाल में पूछ लिए जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा, और सारे डिटेल में हम पहले बताए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान भी रखना है कि एक पुछिया समास किसे कहा जाता है, अड़गाही समास किसे कहते हैं, अड़सड़िया समास किसे कहते हैं, है ना। या तो हो सकता है उल्टा कर दे कि द्वंद्व समास के कौन नामे, द्वंद्व समास के खोठाएं आर कौन नाम से जानल जाए, या तो हो सकता है कि पूछ दे कि बहुब्रीहि समास के खोठाएं आर कौन नामे जानल जाए। ऑप्शन में दे देगा अड़सड़िया, अड़गाही, है ना, एक पुछिया समास, पेछवाड़ी समास, तो वैसे में आपको जो वो वहां से उत्तर छांटना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि जे लोके हंसा के रिझावे है ओकरा की कहल जाए, तो उसे जो वो लबार कहा जाता है ना, जो इसको हम कॉमेडियन कहते हैं। तो जो लोगों को हंसाने का, रिझाने का काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लबार कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एके माघे जाड़ नाय सिराय, कहावत के माने की हव है। अब बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि ये कहावत से तो सवाल नहीं पूछा जाता है। बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये केवल सीजीएल के लिए ही नहीं, ये मिक्स टाइप का सवाल है, तो अन्य जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी ये काम करेगा। जो सहायक आचार्य 1 to 5 के विद्यार्थी हैं या उत्पाद सिपाही के हैं, उनके लिए भी कुछ कुछ सवाल जो वो काम आ जाएंगे, इसलिए सारे सवालों को थोड़ा मिक्स टाइप का लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करल उपकार नाय माने वाला। कई बार होता है ना कि जब आपने उसके प्रति कोई भी सहयोग किया और बदले में उसने क्या किया, उपकार जो किया उसको उसने कभी वैल्यू ही नहीं दिया, तो वही लोग बोलते हैं कि एके माघे जाड़ा ना जाए, कि कोई बात नहीं फिर जरूरत पड़तो तखने यूँ। मतलब क्या हुआ कि आपने एक बार पैसा दे दिया, वो कभी घुमाया नहीं, और घुमाया तो इतना इतना आपको परेशान करके घुमाया कि दोबारा आप देना ही नहीं चाहेंगे। जिसको बहुत बार कहावत में बोला जाता है कि काठ की हंडिया जो वो एक ही बार चढ़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ से जो वो सवाल में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि खोठा भाषक परिचय और ओकर समस्या निबंध कौन किताबें छपल है। खोठा भाषक परिचय और ओकर समस्या कौन किताबें छपल है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूडर जिरहुल फूल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन, ई वाक्य गुला कैसन शब्द लागे। हो सकता है कि यहाँ से सवाल इस तरह से पूछ लिया जाए, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जामिनेशन में एक वचन, बहुवचन और लिंग निर्णय, ये दो ऐसे टॉपिक है जहां से भरपूर सवाल पूछा जाता है ना। लिंग निर्णय, इसके बाद में अगर बात करेंगे वचन से, उसके बाद में बात करेंगे समास से, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कारक से। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं यहाँ से सवाल जो वो सबसे ज़्यादा खोठा में पूछा जाता है जब आप खोठा व्याकरण की बात करते हैं। इसीलिए इन टॉपिक्स को आप काफ़ी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा और भी टॉपिक है, सवाल तो हर जगह से पूछा जाता है, संज्ञा से भी पूछा जाएगा, सर्वनाम से भी पूछेगा, विशेषण से भी पूछेगा, लेकिन ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जहां से सवाल कभी कभी एग्जामिनेशन में 4-4, 5-5 सवाल पूछ दिया जाता है एक एक टॉपिक से। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को थोड़ा सा आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी का समय अभी बचा हुआ है तो थोड़ा सा आप अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिएगा सारे शॉर्ट टाइम में। कोशिश करिएगा कि पीडीएफ वगैरह से शॉर्ट टाइम में हम उसका रिवीजन कर लें। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन, ई वाक्य गुला कैसन शब्द लागे। तो बता दे कि यहाँ पे गुला, गुलीन, है ना, गुलैन, ये सभी जोड़ करके जो वो एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये बहुवचन का शब्द होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कई बार होता है कि मास्टर गुला, डॉक्टर गुला या गुलीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये गुला, गुलीन और भी कई ऐसे बहुवचन हैं जो कि जोड़ करके एक वचन से, है ना, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कई सारे प्रत्यय हम बताए हुए हैं। अइन है, वइन है ना, उसके अलावा और भी गुला है, गुलीन है, गुलैन है। तो इस प्रकार के कुछ बहुवचन है। मन है, टीन है। हालांकि कई जगह पे कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, थोड़ा सा ये विवाद का भी कारण होता है। कुछ लोग जो वो टीन को जो वो नहीं मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बात किए जेटीन, जेखिन या सेखिन था ना, तो यहाँ पे जेटीन, जेखिन,
ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था से टीन, जैसे कि से सर्वनाम से बनाए थे ना, से खीन, से टीन, से टीन, से खीन। और ये जेएसएससी का पूछा हुआ सवाल है, ये ऐसा नहीं कि सवाल पूछा नहीं है, ये सवाल पूछा गया है कि सेखीन, सेटीन ये सभी जो वो क्या है बहुवचन शब्द हैं, और यहाँ पे टीन और खीन जो वो क्या है बहुवचन बनाने की ये प्रत्यय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी बहुवचन। सवाल है कि खोटा भाषाएं छ के अवजी प्रयोग करल जाए। तो छ का प्रयोग ऐसे तो खोटा में नहीं किया जाता है, इसके बदले में जैसे कि एक शब्द है परीक्षा, तो परीक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे परीक्षा को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, या तो फिर इस तरह से परीक्षा लिखा जा सकता है ना, ये छ है, या तो फिर परीक्षा बोला जाता है ना, इसको परीक्षा लिखा जाता है। तो याद रखिएगा छ या तो फिर ख का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कुछ पुस्तकों में आपको जो वो इस प्रकार से भी आधा च और छ मिल जाएगा। कुछ ऐसे पुस्तक के लेखक जो वो इसे मानते हैं कि इसके बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये जेएसएससी का पूछा हुआ सवाल है, इसीलिए हम जेएसएससी के अनुसार से ही आंसर की बात करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ये ज़्यादा परफेक्ट जो होगा वो आंसर होगा ये, क्योंकि सभे का आंसर हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है, तो सभे तो कर नहीं सकते हैं, तो ये हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा परफेक्ट आंसर ये होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से अगर रहता, यहाँ पे ये छ ना दे करके, और अगर कहीं रहता आधा क और ख, अगर इस प्रकार से अगर ऑप्शन होता तो हम यहाँ पे कहते कि आप आंसर डी करिए, क्योंकि इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे खोटा साहित्यकार हैं जो कि इसको माना है। तो ऐसे में आप इसको आंसर डी करते, लेकिन जब इस प्रकार से ऑप्शन दे रखा हो, यहाँ पे इसको नहीं करेंगे तो डी तो आंसर होगा नहीं, तो फिर ऐसे में परफेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। इसीलिए आपको एग्जामिनेशन में कभी कभी आपका ऑप्शन जो वो चयन करने के लिए आपके पास में थोड़ा सा समझदारी होना चाहिए। एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता की हत। तो एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष कुमार महतो। यहाँ से हो सकता है कि पूछा जाए कि किस प्रकार का ये पुस्तक है, तो यह जो वो एक कविता का संग्रह है ना, यह एक कविता का संग्रह है। अलग अलग कविताओं का संकलन किया गया है इसमें से, इस पुस्तक में कुल इसमें से अगर बात करें तो 47 कविता का संकलन है। 1990-2005 ये प्रकाशन वर्ष आपको याद होगा, रामधन प्रकाशन आपको याद होगा, है ना। यहाँ से दयानंद बटोही आपको याद होगा, भूमिका लेखक के बारे में यहाँ से सवाल जो वो पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपके बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इन चीज़ों को आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है धनबाद क्षेत्र के पारंपरिक संपर्क भाषा की गए। अब यहाँ पे जब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से ऐसे आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी खोटा, ठीक है। और बाकी के खोटा को क्षेत्र के आधार पे, है ना, अलग अलग क्षेत्रीय विभाजन किया गया है, वो सब आपने पढ़ा होगा। गुलबारी, खसपलिया, सिखरिया, पारनदिया, संथाल परगनिया, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना। छः अलग अलग क्षेत्रीय विभाजन किया गया है, तो इसके आधार पे आपने पढ़ा होगा इन चीज़ों को। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एकर में कौनटा दीर्घ स्वर लागे। तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, है ना। स्वरों की संख्या अगर बात करें तो खोटा में कुल 8 स्वर है। अ, ई, हरस्व ई, हरस्व उ, दीर्घ, है ना। जैसे कि हम लिख देते हैं एक बार, अ, आ, हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व ओ, दीर्घ ओ, ए और ओ, ये 8 स्वर हैं खोटा के। यहाँ पे अगर बात करें हर्ष स्वर की तो देखिए अ, हर्ष ई और हर्षु, ये 3 जो है वो क्या है, हर्ष स्वर हैं। जबकि अगर बात करें दीर्घ स्वर की तो बाकी की ये सभी जो वो दीर्घ स्वर माने जाते हैं। हालांकि ऐसे माने जाते हैं कि ए और ओ का प्रयोग जो वो हर्ष और दीर्घ ये दोनों के रूप में किया जाता है। चलिए बाकी की चीज़ें आपको पता होंगी, जैसे कि आय का प्रयोग नहीं किया जाता है, आय के जगह पे अ और ई का प्रयोग किया जाता है, जबकि आओ के जगह पे अ और उ का प्रयोग जो हो होता है। तो ये सारी बातें आप अच्छे से पहले जानते होंगे, तो इसलिए ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, ये आप अच्छे से अभी तक सीखे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ये सभी जो वो दीर्घ स्वर है। अगले सवाल पे आते हैं, वर्णमाला के, है ना, वर्णमाला वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण के कहल जाए। तो किसी भी वर्णमाला का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 कंसेप्ट तो होता ही है, घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। ये 4 कंसेप्ट अगर आपने याद रखा है तो यहाँ से आपको कभी दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि अल्पप्राण की अगर बात करें तो पहला, तीसरा और 5वां,
इसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। तो यहां से ये 4 कंसेप्ट अगर आपने याद रखा है तो यहां से 1 सवाल 2 सवाल आपसे परीक्षा में जो वो पूछे जाते हैं हर बार। तो कम से कम 1 सवाल तो आप जरूर यहां से याद रखेंगे, 1 सवाल तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एकर में कौन उल्टा आर्थिक संज्ञा मिलल हत। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम उत्तर शायद नहीं बताए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हालांकि सब कुछ हम डिटेल में बता ही दिए, लेकिन इसका आंसर भी बता देते हैं। नहीं तो कई बार कई लोग बोल देते हैं कि इसका उत्तर तो आपने बताया ही नहीं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कौन उल्टा आर्थिक संज्ञा मिलल हत। तो चरक और उजर ये दोनों समान शब्द है। उजर का मतलब ही सफेद ही होता है। सक्कत और डांत ये दोनों जो वो समानार्थी शब्द है। धीपल और तातल ये दोनों का मतलब गर्म होता है। चरक और उजर दोनों का मतलब सफेद हो गया, है ना। सक्कत और डांट मतलब दोनों का अर्थ क्या हो गया? टाइट, ठीक है। और टोपरा का डाबर, तो टोपरा होता है छोटा खेत को टोपरा कहा जाता है, बड़े खेतों को डाबर कहा जाता है। तो ये एक दूसरे के उल्टा है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि त वर्ण कर उच्चारण मुंह कर कौन भाग से करल जाए। अब देखिए, जब वर्णों का उच्चारण की बात करें तो यहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि क वर्ग की बात करें तो कंठ हो गया। जब च वर्ग की बात करते हैं तो तालु हो गया। जब आप ट वर्ग की बात करें ट ठ ड ढ मूर्धन्य ना, तो ये हो गया मूर्धन्य, ये हो गया मूर्धन्य, ठीक है। अगर जब बात करते हैं त वर्ग की तो ता था दा था दंत ना, तो ये दंत याद रखिएगा। अगर बात करते हैं पाफा की तो पाफा जो है वो ओष्ठ से इसका उच्चारण जो वो किया जाता है। इसके अलावे और भी कई सारी चीजें होते हैं, दंतोष्ठ होता है, कंठोष्ठ होता है, ये सब चीजें कंठ और ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ से, ये सभी का उच्चारण जो है वो आपने अच्छे से क्लियर किया होगा सभी को डिटेल में। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। तो पहला इसका आंसर बता दें, त वर्ग का उच्चारण कैसे होगा। तो ता था दाधा दंतना, टा ठा डाढ़ा मूर्धन्य ना। तो नहीं कुछ समझ में आएगा तो कम से कम इसको पूरा पढ़ लीजिएगा तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। क वर्ग से क से कंठ, तो क से कंठ आप याद रख लिए। प फ आप उच्चारण करिए तो देखिए आपका ओठ जो वो चल रहा है। प फ जब उच्चारण करिएगा दोनों ओठ जो वो सट करके खुल रहा है। तो ऐसे में आप खुद उच्चारण करिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये इसका उच्चारण कहां से हो रहा है। और त था जैसे पढ़िएगा त था दाधा दंतना, तो दंत ना हो गया, दंत से हो गया। टा ठा डाढ़ा मूर्धन्य ना, तो यहाँ पे मूर्धन्य से इसका उच्चारण हो गया। तो ऐसे आंसर जो वो आप खुद कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ता था दाधा दंतना, यानी दंत से इसका उच्चारण जो वो किया जाता है। ओठ से किसका किया जाता है? तो प वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है। क वर्ग के सभी जो वर्ण होते हैं वो क्या है? कंठ से उच्चारण होता है। जबकि च वर्ग के सभी वर्ण जो होते हैं वो तालु से इसका उच्चारण किया जाता है। इसके अलावे और भी कुछ स्वर होते हैं जिनका उच्चारण जो वो अलग अलग मुख के अलग अलग भाग से इसका उच्चारण जो वो किया जाता है। खोठाएं व्यंजन वर्ण कर संख्या कितना है। तो खोठा में व्यंजन वर्णों की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कुल 31, जो वो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ जगह पे अगर 29 दिखे तो आप 29 भी कर लीजिएगा, लेकिन अगर 31 हो तो 31 कर लीजिएगा। दोनों में देख लीजिएगा, जो आपको ऑप्शन दिखे उसके अनुसार से आप आंसर कर लीजिएगा। स्वर की संख्या 8 है और व्यंजन की संख्या कितनी है? 29 या 31, जो भी ऑप्शन में आपको मिले। बोलेंगे अगर 29 और 31 दोनों दे दे तो आप आंसर कर लीजिएगा 31, है ना। ऐसे में आप आंसर जो वो 31 कर लीजिएगा, क्योंकि 31 हाल ही के एग्जाम में जेएसएससी ने 31 जो वो आंसर माना है। अगला सवाल है कि हम खाए रहल ही वाक्य कौन काल कर प्रयोग भेल है। तो हम खाए रहल ही, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? ये तत्कालिक वर्तमान काल की बात कर रहा है ना, क्योंकि ये वर्तमान काल में हो रहा है, ये तत्कालिक ये काम हो रहा है। हम खाए रहल ही मतलब खा ही रहे हैं अभी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। काल के भेद आपने पढ़ा होगा, 3 भेद आपने पढ़ा होगा, है ना। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। फिर यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है, जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब यहाँ से भी फिर एक सवाल उठता है, थोड़ा सा यहाँ से भी विवाद है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। भूतकाल के भेद की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 माना जाता है, जबकि वर्तमान काल और भविष्य काल के AK झा के अनुसार से ऑप्शन जो दे रखा है वो 4-4 दे रखा है। लेकिन अन्य पुस्तकों में देखेंगे तो वर्तमान काल जो वो 3 माना जाता है, भविष्य काल के भेद 3 माने जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि कई बार सवाल उठता है कि ऐसे में माने तो हम माने क्या आंसर।
तो देखिए अगर कि रेफरेंस के तौर पर अगर आपको ए.के. झा के पुस्तक को पढ़ने के लिए दे रखा है तो आपको उत्तर भी उसी के अनुसार से करना चाहिए। तो ऐसे में जब आप दोनों ऑप्शन दे दे, 3 और 4 दोनों ऑप्शन रहे, तो हम तो कहेंगे कि आप उत्तर 4 करिएगा। 4 करके अगर उत्तर सही मानता है जेएसएससी तब तो ठीक है, और नहीं तो आप जेएसएससी को चैलेंज कर सकते हैं कि आपने रेफरेंस के रूप में एक किताब दे रखा है खोटा सहित सदानिक व्याकरण, आप किताब देख लीजिए और पेज नंबर देख लीजिए, डॉक्टर ए.के. झा ने इसे 4 माना है, तो हम भी उसी के अनुसार से किताब के अनुसार से ही हम आंसर किए हुए, हम अपने तरफ से नहीं किए। और जो जेएसएससी मानेगा वो इसी किताब को मानेगा, अन्य किताबों को नहीं मानेगा। ये रेफरेंस के तौर पर जो किताब आपको दे रखा है उन्हीं किताबों के आधार पे इसका उत्तर आप कर सकेंगे। और हाल ही के एग्जाम में जो एग्जाम हुआ है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का या तो फिर नगर पालिका का परीक्षा हुआ है, तो शायद दोनों में से कोई एक एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है ना, यहाँ से सवाल पूछा गया है और वहाँ पे उत्तर 4 को ही माना है सही। इसीलिए आप इन चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि रामू एगो बेस होनहार गिदर लागे, हिया विशेषण के लागे। तो यहाँ पे रामू की बात करें तो ये तो आपको पता चल गया, रामू एगो बेस होनहार गिदर लागे। तो यहाँ पे क्या कि आपको पता चल गया कि होनहार क्या है इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, हाँ। तो यहाँ पे होनहार क्या है विशेषण विशेषता बतलाया जा रहा है, ठीक है। गिदर कैसा शब्द है, तो देखिए यहाँ से सवाल कई बार पूछा जाता है, लिंग के आधार पे भी पूछा जा सकता है ना, लिंग के आधार पे पूछा जा सकता है, या तो फिर संज्ञा के आधार पे भी पूछा जा सकता है कि ये कैसा शब्द है। ठीक उसी प्रकार से और भी आधार पे, वचन के आधार पे सवाल पूछा जा सकता है, वचन के आधार पे। तो लिंग के आधार पे अगर बात करेंगे तो गीदर कैसा शब्द आता है, तो गीदर होता है वो उभय लिंग होता है। उभय लिंग कहने का मतलब क्या है, इसे स्त्री और पुरुष दोनों को हम लोग समान रूप से बच्चा से थोड़े न पता चलता है कि लड़का है या लड़की। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस लिंग में स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से प्रयोग किया जाता है, दोनों में व्यवहार में लाया जाता है, तो उसे हम लोग उभय लिंग कहते हैं। तो लिंग के आधार पे से कहेंगे ये उभय लिंग है। संज्ञा के आधार पे अगर बात करेंगे तो ये बच्चा जाति का बोध करा रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा, ये संज्ञा के आधार पे अगर बात करेंगे। तो वचन के आधार पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक वचन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल गीदर की बात किया गया है तो ये एक वचन हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे रहता कि गिदरवन, यहाँ पे अगर कहीं दे दे गिदरवन, तो गिदरवन क्या हो जाएगा, गिदरवन फिर हो जाएगा वो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी आपको सारे के सभी चीज़ों के साथ में कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी का रामो अगर बात करें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, है ना, तो ये सब जानते होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल पूछा गया कि यहाँ पे विशेषण कौन सा, तो विशेषण है वो होनहार हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। दुबटिया शब्द है कौन समास कर प्रयोग हवे है। अब देखिए दुबटिया में देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे तो उपसर्ग यहाँ पे लगा दुबटिया, है ना। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है आयग संख्या, द्विगु समास को आयग संख्या समास भी कहा जाता है, आयग संख्या समास भी कहा जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दुबटिया मतलब क्या हो गया, दो बाट मतलब दो रास्तों का समाहार, जहां पे दो रास्ता जहां से निकलता हो तो उसी को दुबटिया कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी की सारी बातें सारे के बारे में आपको पता ही है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, ये सब के बारे में तो आप जानते ही हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, हेठन लिखल टाइम मूर्धन्य व्यंजन वर्ण के पहचान करा। इनमें से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि मूर्धन्य व्यंजन है कौन सा, तो टाठा डाढ़ा मूर्धन्य ना, टाठा डाढ़ा मूर्धन्य ना, यानी ट वर्ग के जो वर्ण हैं, ट वर्ग के जो वर्ण हैं वो सभी क्या हैं, मूर्धन्य व्यंजन वर्ण हम मान सकते हैं। तो टाठा देख लीजिए कहाँ पे है, तो इसका आंसर वो सी में आपको दिख रहा है ऑप्शन टाठा डाढ़ा मूर्धन्य ना। तो ये सभी वो मूर्धन्य व्यंजन के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि हेठे लिखल कौन शब्दटा स्त्रीलिंग शब्द लागे। कोयरी, कोयरी का हो जाएगा कोयरीन, है ना, क्या हो जाएगा कोयरीन, कोयरीन अगर रहता तो ये स्त्रीलिंग होगा। महतो का क्या हो जाएगा, महतो का महत्वायन हो जाएगा, क्या हो जाएगा महत्वायन, महत्वायन, ठीक है, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। जबकि मांझी का मांझीन है, तो सी तो ऑप्शन आपको साफ दिख रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्लियर हो गया। यहां से स्त्रीलिंग भी पूछा जाता है और बहुवचन भी पूछा जाता है। महतों का बहुवचन अगर बोलेंगे तो महत्वैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महत्वैन। अब बोलेंगे दोनों में अंतर क्या है, बोलेंगे यहाँ पे वमिया वा है, यहाँ पे केवल व है ना। महत्वायन और महत्वैन ये दोनों में अंतर है। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से, इस तरह से यहाँ से सवाल जो वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी के मांझी का अगर कि मान के चलिए कि मांझी शब्द दे रखा है और मांझी का पूछेंगे कि इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मंझियन। ठीक है, मंझियन। तो यहाँ पे अइन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, अइन प्रत्यय जोड़ करके इसको एक वचन से बहुवचन जो वो बनाया गया है, जबकि इसका स्त्रीलिंग रूप जो वो मांझिन हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। यात्रा और बाजार कौन संज्ञा के प्रत्यय लागे, यानी किस संज्ञा का उदाहरण है? यात्रा और बाजार। यात्रा मतलब होता है मेला और बाजार तो आपको पता ही है। तो दोनों में क्या है, दोनों में भीड़ इकट्ठा एकत्रित होते हैं और जहां पे भीड़ की बात करें यानी गोठवाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। संज्ञा के 5 भेद आपने पढ़े होंगे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, है ना, और समूहवाचक जिसको हम लोग गोठवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक को क्या कहा जाता है? चीज वस्तुवाचक संज्ञा भी कहा जाता है खोटा के आधार पे। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखनी है। सभी के उदाहरण भी याद रखिएगा, उदाहरण से भी सवाल पूछे जाते हैं और खास करके कुछ ऐसे उदाहरण याद रखिएगा जो कन्फ्यूजन पैदा करता है, वैसे ऑप्शन आपको जरूर याद रखने और कुछ उदाहरण याद रखने। अरे अशोक हियाँ आओ कौन कारक कर प्रयोग भेल है? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है, जहाँ से किसी को संज्ञा को चेताया या बुलाया जाता है, तो वैसे को कह सकते हैं कि वहां पे संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह जो वो दिखता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जहां पे अलगाव की स्थिति दिखे या एक दूसरे से तुलना किया जा रहा हो तो वो अपादान कारक वहां पे होता है। कर्ता कारक तो आपको जानते ही होंगे, कर्ता यानी कारक क्रिया को करने वाला जो होता है वो कर्ता कारक होता है। संबंध कारक, जैसे संबंध कारक के कुछ ऐसे उदाहरण थे जहां से सवाल जो वो कई बार पूछा जाता है। संबंध कारक के सवाल कई बार पूछे जाते हैं, बहुत बार सवाल जो यहाँ से पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे इन चीजों को भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। हेठा लिखल कौनटा खोठा शब्द लागे, इसमें से कौन सा जो वो नीचे लिखा हुआ खोठा का शब्द है? पैत दिन, आधा रात या तो फिर बिहान। तो देखिए यहाँ पे दिन दिन पैत दिन हो सकता है कि यहाँ से सवाल और भी जोड़ करके आपसे सवाल में पूछ लिया जाए, है ना। समास वगैरह से संबंधित सवाल यहाँ से पूछ सकता है। अधरात होगा, हालांकि आधा रात नहीं अधरात होता है। अधरात मतलब आधी रात। ठीक है, अधरात हो गया। बिहान मतलब सुबह। पैत दिन मतलब प्रतिदिन या प्रत्येक दिन। तो ये भी सभी क्या है, ये सभी जो वो खोठा का ही शब्द है। अगला सवाल है कि खोठा साहित्यकार के जे व्याकुल उपनाम से जानल जाहत। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को व्याकुल उपनाम से जाना जाता है। इनके बारे में डिटेल में भी आपको याद रखने हैं। कहाँ पे जन्म होता है, तो माथा डिग्रीडी। इनके पिता का नाम बलदेव प्रसाद उपाध्याय, माता जी का नाम याद रखना है, दादाजी का नाम याद रखना है, कब इनका जन्म हुआ है, कब इनका निधन हुआ है। कुछ ऐसे कलाम ए व्याकुल इनकी रचना जो एक प्रसिद्ध रचना है उनके बारे में याद रखना है। कुछ बेसिक कंसेप्ट आप हर लेखक के बारे में याद रखिएगा, वहां से सवाल जो वो आपसे जो वो पूछा जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मानिक उपनाम से कौन खोठा साहित्यकार प्रसिद्ध है? तो मानिक उपनाम से खोठा साहित्यकार जो वो शिवनाथ परमाणिक को जाना जाता है। इनके जन्म के बारे में याद रखिएगा, कहाँ पे जन्म हुआ है, जैसे कि बैदमारा बोकारो जन्म स्थान के बारे में। माता का नाम तिनके देवी, पिता का नाम मुरलीधर परमाणिक। तो कुछ नाम आपको याद रखने हैं, कब जन्म हुआ है, कहाँ पे जन्म हुआ है, कौन सी रचनाएं हैं इनकी, वो सब याद रखने हैं। कुछ पुरस्कार वगैरह मिला है तो वो याद रखिएगा। तो यहीं से तो सवाल आपसे जो वो कनेक्ट करके साहित्यकार से पूछे जाते हैं। और 7 साहित्यकार दे रखा है, तो उसमें से आपको शिवनाथ परमाणिक जी के बारे में भी पढ़ने के लिए दे रखा है, इसलिए इनके बारे में भी डिटेल में आपको चीजें याद रखनी है। ए.के. झा हो गया, शिवनाथ परमाणिक हो गए, श्रीनिवास पानुरी हो गए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल हो गए, विश्वनाथ नागर हो गए, है ना, श्याम सुंदर महतो श्याम हो गए, विश्वनाथ दसौंधी राज हो गए। इन साहित्यकारों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी आपके पास में उपलब्ध हमेशा होना चाहिए। कोई भी सवाल आपसे करे तो उसका आंसर आपके सामने होना चाहिए, ताकि आप चीजों को अच्छे से रिलेट कर सके और अच्छे से उत्तर कर सके। अगला सवाल कि भादो इंजोरिया एकादशी कौन पर्व मनवल जाहे? तो भादो इंजोरिया एकादशी को कौन सा त्यौहार जो मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि करम पर्व जो वो भादो इंजोरिया एकादशी यानी शुक्ल पक्ष एकादशी को करम पर्व जो मनाया जाता है। भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक पर्व के रूप में माना जाता है करम पर्व को।
और ये एक निबंध लिखा था, और ये निबंध को लिखा किसने है तो डॉक्टर बी एन ओहदार जी के द्वारा इस निबंध को लिखा गया है। फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, और एक वो भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम। ये दो पर्व के बारे में अपने निबंध पुस्तक खोटा निबंध में इन्होंने जो वो शामिल किया है। तो यहां से हो सकता है कि सवाल में आपसे जो वो पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि झारखंड के कौन जनजातीय भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल करल गेल है। तो इसका आंसर जो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।